अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की समाअत हुई, जिसमें जो गुज़िश्ता ऑर्डर था ट्रिब्यूनल की तब्दीली का वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई, इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। आइंदा रोज़ फिर इसकी समाअत होनी है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के आगाज़ का फैसला किया है। उसकी अनाउंसमेंट भी सामने आई है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अब्बासी, कमर मेकन, उसामा गाजी और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं शो में। सबसे पहले तो इब्राहिम, आप कवर करते रहे हैं ये सारी समातें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल किया, तब्दीली का फैसला मुअत्तल किया गया है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई, इसमें चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब बड़े एग्रेसिव नज़र आए। ये चीज़ वाज़े नज़र आई कि वो जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उससे नाखुश हैं। बहुत सारे कानूनी पहलू भी उनकी तरफ से जो है वो उठाए गए, लेकिन जो ख़ास चीज़ जिसमें देखने को मिली, जो अंजुम वकील खान साहब की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो इल्ज़ामात जो थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो है वो तारक महमूद जहांगीरी के ऊपर लगाए गए थे, वो क्योंकि वो ट्रिब्यूनल का जो है वो हिस्सा हैं। इस वाले से क्योंकि जो ये ट्रिब्यूनल की जो फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसको मुअत्तल किया गया है। अली बुखारी साहब की तरफ से दरख्वास्त जो है वो आज दायर की गई थी, आज समाअत के लिए वो मुकर्रर हुई। इसमें बुनियादी तौर पर नोटिस जो है वो होने थे, क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन दूसरा केस कॉल अप हुआ तो उस वक्त चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन के जो वकील वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि आप बताएँ कि जो पहली जो दरख्वास्तें आई हैं, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा फ़ैसला क्यों लिखा है कि जज जो हैं वो नेपोटिज़म जो है वो करते हैं। उसके ऊपर जो है वो वकील की तरफ से कहा गया, इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से, कि फ़ैसले के अंदर जो है वो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि आप सोच समझ कर जो है वो आर्गूमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में इसके जो है कंसिक्वेंसेस का जो है वो सामना किया जा सकता है। जिसके ऊपर आगे तकरार किया गया वकील की जानिब से, जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने कहा कि वो ऑर्डर है जो 10 जुलाई का जो अली बुखारी की दरख्वास्त के ऊपर, उसको सस्पेंड किया जाता है। इससे कानूनी तौर के ऊपर जो है वो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो बहाल हो गए हैं। वो अब जो है ट्रिब्यूनल की जो केसेस हैं NA 48 का, वो उसको जो है वो सुन सकते हैं। और साथ में दूसरी बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि जो नोटिफिकेशन था, क्योंकि वो उसकी बुनियाद ही इलेक्शन कमीशन का 10 जुलाई का फ़ैसला था, इस तनाज़र में जो 10 जुलाई का फ़ैसला है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नए ट्रिब्यूनल का रिटायर्ड जजेस के ऊपर को तैनात किया था, उसको वो भी बुनियादी तौर पर कलअदम हुआ है। अब नया ट्रिब्यूनल तो खैर नहीं बन सकता। अलबत्ता जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो है वो उनको इजाज़त मिल गई है, या उनको जो है वो बहाल कर दिया गया है इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से। ठीक है। अच्छा, इसी पे उसामा मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज के फैसले के तनाजुर में जाहिर है ये बात सामने आ रही है कि मामलात वहीं से शुरू होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, जहां से रुके थे। और आपको पता है जहां रुके थे वहां फॉर्म 45 जमा करवाने का मामला था। फिर जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनकी जानिब से इसे चैलेंज भी किया गया था। आप क्या समझते हैं, आप फॉर्म 45 जमा हो पाएंगे? मुझे लगता है उससे पहले शायद नून लीग के लोग इस्तीफा दे देंगे। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो शायद इस पर बेहतर रोशनी डाल सकें, क्योंकि ये तीनों लोग अब फंस चुके हैं। अगर बयान अल्फी जमा करवाते हैं कि जी जो आप बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त है, आप जीते हुए हैं, फॉर्म 45 आप जो जमा करवा रहे हैं दुरुस्त है, तो ये फंस जाएंगे। वहां पर इनको सजा भी होगी झूठे बयान अल्फी पर। और ये बात तो सबके सामने है, रोज़े रोशन की तरह आया है, क्योंकि मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उनका तो इनमें से किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं हो, तो आजाद ऐसे इतने लड़े। वो कहते हैं फॉर्म 45 मेरे पास भी है, दीगर लोगों के पास भी है, उन सब में तहरीक इंसाफ जीती हुई है, तीनों नशिस्तें। तो अब ये तीनों नशिस्तें, अगर इनके पास फॉर्म 45 थे, जो हमेशा ये मीडिया से कहते थे, मुझे याद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा आपको क्यों दिखाऊं भाई, आप कौन होते हैं रिपोर्टर्स पूछने वाले? फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ वाले दिखा रहे हैं, हम क्यों दिखाएं आपको? जब कोई अदालत बुलाएगी तो हम दिखा देंगे। जब अदालत ने कहा तो ये फौरन इलेक्शन कमीशन के पास भाग गए। भाई अगर चोरी नहीं है, अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, तो आप फिर वहां भागे क्यों गए इलेक्शन कमीशन के पास? और वो भी उस वक्त के बाद जब इन्होंने जनाब वो ट्रिब्यूनल्स का रातों रात कानून बनवा लिया, और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इनको सुना, और तीनों के हक में, तीनों इकट्ठे गए, फौरी तौर पर इनको सुना, तीनों के हक में फैसला दे दिया, और ये कह दिया कि हाँ जी, अंजुम वकील साहब कह रहे हैं कि ये जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब अकरबा परवरी की वजह से फैसला कर रहे हैं, इनको सही तरह केस नहीं सुनना आता, ये केस सही तरह नहीं चला रहे, और इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि हाई कोर्ट का जज जो है वो सही फैसला नहीं दे रहा, उसको पता ही नहीं है केस किस तरह चलाना है, और वो अकरबा परवरी का शिकार है। कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाया,
इलेक्शन कमीशन ने कहा बिल्कुल जनाब तारिक मोहम्मद जंगी साहब अकरबा प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, लिहाजा वो केस नहीं सुन सकते और जो हम जज लगाएंगे एक रिटायर्ड, केस वो सुनेगा। अब इस वजह से अब ये फंस गए हैं, फॉर्म 45 लाते हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि खाली फॉर्म 45 वो नहीं जो इलेक्शन कमीशन ने जाली बना लिए और सिफर को 8 कर दिया, 8 को सिफर कर दिया, किसी हिस्से के आगे 1 लगा दिया। ना ना ना, जो ईएमएस सिस्टम सो कॉल्ड इन्होंने बनाया और कहा कि जी इसमें रियल टाइम में आएंगे और नेट ना भी हो तो जनाब इस पर आएगा सिस्टम, जो दिखाना था साफियों को और फिर वो किसी को उस तरह नजर ही नहीं आया, उस पर वो रुकी गए रिजल्ट्स आने, क्योंकि जो उसमें रिजल्ट्स आ रहे थे वो तमाम चैनल्स कवर कर रहे थे और उसमें जनाब तहरीक इंसाफ आ गई थी। फिर वो सिस्टम बैठ गया, साफियों को निकाल दिया, तो उसमें टाइम भी दर्ज होता है कि इस टाइम में ये आ रहे थे, वो आ रहे थे। उसको भी मंगवाया गया तारिक मोहम्मद जंगली साहब की अदालत में। तो लिहाजा मैंने अर्ज किया या तो ये तीनों इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब पिंडी में भी खुल गए 2 हल्के, वहां भी कह दिया गया लाओ जी फॉर्म 45 पर इश्तिहार दे दो। पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, तो लिहाजा अब इनके पास और कोई चारा नहीं है कि ये दोबारा काजी फाइसा साहब के पास जाएं कि हमें बचाया जाए। और मेडे मेडे की कॉल है, बचाओ बचाओ काजी फाइसा साहब, या तो वहां जाएंगे, वहां से 2 तारीख शरीयत लेंगे और जजेस के खिलाफ, ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ कोई कानून बनाएंगे, अदरवाइज ये फारिग हो गए। वे फारिग हो गए हैं और फिर मजीद हल्के भी खुलते चले जा रहे हैं, मजीद खुल सकते हैं इसी की बुनियाद पर। मैं कमर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मामला अंजुम अकील का था, जाहिर है एक दरख्वास्त गुजार भी है, फिर नेपोटिज्म के मुतालिक उनसे पूछा गया अकरबा परवरी उसका मतलब है, वो उसको एलाबोरेट ही नहीं कर सके। और फिर जो तौहीन का मामला लगा है उसमें भी बस उन्होंने सॉरी कह दिया। तो क्या सॉरी कह देने से माफ़ी मिल सकती है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, लाकानूनियत जो है वो तकरीबन 2 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कानून के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वायलेट किया जा रहा है और कानून के मुताबिक कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। अब अंजुम अकील खान साहब ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन अब इसको मुआफ़ करना या ना करना ये जजेस की मर्ज़ी के ऊपर है कि वो इन सारे मामलात को किस नज़र से देखते हैं। बादियुन नज़र में अक्सर जजेस जो हैं वो माफ़ कर देते होते हैं, वो छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, वो इग्नोर करते हैं ताकि मामलात मज़ीद मुश्किलात का शिकार ना हो। लेकिन फॉर्म 45 और 7 की जिस तरह से अभी बात हो रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 जो हैं ख़ास तौर पर वो किसी भी दूसरी जमात के पास जो फॉर्म 45 जारी होती हैं वो मैच नहीं करते। जैसे जहांगीरी के पास भी जब ये बात अदालत के अंदर हुई थी, जिसके बाद फ़ौरन ऑर्डिनेंस भी आ गया था और गालबन 28 तारीख की छुट्टी भी इसलिए दी गई थी कि ऑर्डिनेंस को चैलेंज ना किया जा सके। सारी अदालतों के अंदर भी छुट्टी उस दिन दे दी गई थी और 24 घंटों के अंदर अंदर वो ऑर्डिनेंस जो है नाफिजुल अमल भी हो गया। तो उस वक्त ये बात हो रही थी, आखिरी जो बात हुई थी कि फॉर्म 45 जो है बज़ाहिर इस वक्त जो हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हैं इस्लामाबाद के 2 हल्कों से, उन्होंने अपने फॉर्म 45 भी ऑफ़र कर रखे हैं। इवन TLP ने भी फॉर्म 45 तरीके इंसाफ के लोगों को ऑफ़र कर रखे हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमारे फॉर्म 45 ले सकते हैं। जमात इस्लामी मौजूद है। तो इन तमाम लोगों के फॉर्म 45 तरीके इंसाफ के फॉर्म 45 के साथ मैच करते हैं। लेकिन एक इदारा जिसने मेरे ख्याल में पिछले तमाम अरसे के अंदर पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा तबाही फेरी है वो इलेक्शन कमीशन है, उसकी गलतियां नहीं देखते। जबकि चीफ जस्टिस साहब भी सवाल ये करते हैं काजी फाइज ईसा साहब कि आप उसको मोतबर क्यों नहीं कहते, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बुलाते। लेकिन उस इदारे ने जितनी तबाहियां फेरी हैं उनके फॉर्म 45 जो हैं वो किसी भी दूसरी जमात के फॉर्म 45 के साथ मैच नहीं होते। तो यहाँ पर जब बात आएगी तो वाज़े तौर पर सारी कहानी खुल जाएगी और शिकस्त नज़र आ रही है। एक चीज़ और आपके सामने रखूँगा, इलेक्शन जब जीते हैं इस्लामाबाद के 3 हल्कों में, तो हमारे ज़राए के मुताबिक तीनों के तीनों जो लोग थे, तीनों के तीनों उम्मीदवारान जो थे, उनको पता ही नहीं था। वो अपने घर में बैठे रिजल्ट्स जब सुन रहे थे, उन्हें बताया जा रहा था कि आप हार रहे हैं। और जब RTS बैठा, वक्फा हुआ, उसके बाद रिजल्ट्स तब्दील हुए तो एकदम उन्हें पता चला कि हम जीत गए हैं। तो उन्हें भी कुछ सहाफ़ियों से मालूम हुआ कि हम जीत गए हैं। तो ये वाला जीत जो है मेरे ख्याल में अब तीनों हल्के खतरे में हैं और हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और बेहतर है कि इस्तीफा दे दे, जैसे गाजी साहब कह रहे, इज्जत बचाने का मेरे ख्याल में एक थोड़ी सी जो एक मौका है वो इस वक्त मौजूद है उनके पास। अच्छा, इसी में मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँ, एक दरखास्त गुजार जो अपने ही पॉइंट को डिफेंड नहीं कर सकता, उसकी दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, क्या ये उसकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान नहीं? अदालत के सामने उनसे पूछा गया आज के ज़ाहिर जब ये सारी डिबेट हो रही थी तो क्या जज साहब ने क्या अकरबा परवरी की है, यानी उन्होंने क्या तासुब दिखाया, तो वो माफिया मांग रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो दरखास्त गुजार है वो अदालत के रूबरू मान रहा है उसने गलत किया है, मुझे माफ कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
अब होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के इस MNA को तौहीद अदालत का शो कॉज नहीं होना चाहिए था, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए थी। इसमें एक चीज हमें पता चलती है कि अगर आप देखिए, इस्लामाबाद कोई दूर दराज का शहर नहीं है, इस्लामाबाद की आबादी कोई करोड़ों में नहीं है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, 3 सीटें थी। अगर उन 3 सीटों को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, जिस शहर के अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपका चीफ जस्टिस है, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गो के उस दिन निकल के पता कहाँ गए, ये हमें कमर या बाकी लोग बता सकते हैं जो इस्लामाबाद होते हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवालिया निशान है। आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या बातें पता चली कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं मेरा ये फैसला नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहते हैं हम उसको मानी पहनाएंगे, क्योंकि ये अदालतों का काम होता है। उसी तरह से इस किरदार के अंदर ये साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा शाह का वफादार क्यों बन रहा है, क्योंकि ये उसके किरदार के ऊपर सवाल आ रहे हैं। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ उसका हम मुस्लिम लीग नून को नहीं कहेंगे। अगर फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 के नतायज जारी हुए हैं और कौमी असेंबली में कोई फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 पे बैठा हुआ है, तो यह मुस्लिम लीग नून को तो नहीं कहेगा ना। ये मुस्लिम लीग नून के MNA ने जाके तैयार नहीं किए। जाहिर है अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई है या कोई ऐसी चीज हुई है तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन के अमले ने किया है या इलेक्शन कमीशन उसमें इन्वॉल्व है। तो जब आप खुद उससे भाग रहे हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब मुस्लिम लीग नून के लोग उनके पास गए थे कि यहाँ बहुत स्पीडी किस्म की प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था क्या ये तो अच्छी बात है, ये तो हम आप जीते हुए हैं, आप जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो इतना तेज इंसाफ तो हमें पाकिस्तान में नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी और आज भी जो रिएक्ट किया है वो बहुत यही बनता था। और इससे ज्यादा मेरा मुतालबा तो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर। अच्छा, इसी पे मैं इब्राहिम आपसे जानना चाहता हूं, आज सदारती ऑर्डिनेंस की गूंज भी सुनाई दी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, जैसे वाह फैक्ट्री है वैसे ये सदारती ऑर्डिनेंस की आपने फैक्ट्री लगा रखी है, और फिर अगर ऑर्डिनेंस ही जारी करने हैं तो फिर पार्लियामान की क्या जरूरत है, उसको बंद कर दें। अब इसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस का मामला है ये कितनी हद तक इस केस में असरअंदाज होगा? देखें, क्योंकि ऑर्डिनेंस के हवाले से पहले भी जो है वो अदालतों के अंदर तहफ़्ज़ात पाए जाते हैं, क्योंकि जो जस्टिस आमर फारूक की जानिब से कहा गया कि आपके जो है एक पार्लियामेंट बैठी हुई है, उसका काम है कानून साजी करना और एक जवाब बंद होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्डिनेंस के हवाले से। आज जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से भी एक फ़ैसला जारी किया गया है, वो भी एक ऑर्डिनेंस के हवाले से है। उसमें अंदर ये लिखा गया है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कि जो उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि इमरजेंसी का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के हालात मुल्क में थे नहीं कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोई नई जो है वो मुल्क को नए किसी दूसरी जानिब लेके जाया जाए। अलबत्ता अगर हम ये बात देखें जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि जो वहाँ पे सरकारी वकला खड़े थे उनसे पूछा गया, एडिशनल अटार्नी जनरल वहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछा अदालत की जानिब से कि आप ये बताएं कि ऑर्डिनेंस आपने क्यों इतना जल्दी जारी किए, रात के अंधेरे में आपने जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अगले दिन आपने केसेस उठा के ट्रिब्यूनल से तो ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया, आप इस तरह क्यों चाहते हैं कि या फिर आप पार्लियामेंट को चलने दें या फिर आप पार्लियामेंट को बंद कर दें, क्योंकि अगर आपने सारे कवानीन इसी ऑर्डिनेंस के जरिए बदलने हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाना है, फिर मेरे ख्याल से इस पार्लियामेंट का कोई मकसद नहीं है। जिसके ऊपर जो है वो एडिशनल अटार्नी जनरल साहब जो थे वो खामोश थे, क्योंकि ज़ाहिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर जो चीफ जस्टिस थे उनकी तरफ से कहा गया एक वाह फैक्ट्री है जिसका काम असला बनाना है और आप यहाँ पे आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोली है जो रोज़ जो है वो ऑर्डिनेंस जो है नया ऑर्डिनेंस जो है जारी कर देती है। सही है। अच्छा, इसी पे उसामा आपके नज़दीक एक तो ज़ाहिर है ये ऑर्डिनेंस का भी जिक्र हुआ और फिर पहले जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ये इतलात भी हैं और ये मुमकिन भी है कि अब जो है ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। आप ज़िमनी इलेक्शन की तरफ अगर ज़ाहिर है वो खुद ही जीतने वाले उम्मीदवार पीछे हटते हैं और उस तरफ जाया जाता है तो फिर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस बार ज़ाहिर है हुकूमत भी है उनकी और अगर इन 3 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, दीगर हल्कों पर भी क्या इसके असरात मुरतब होने जा रहे हैं आगे? यकीनन जिस तरह पंजाब में आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि रावलपिंडी में भी 2 हल्के जो हैं इसी तरह से खुल गए हैं और कमिश्नर रावलपिंडी जिनका जिक्र उमर दराज ने भी किया, शायद पहले प्रोग्राम्स में हो चुका है बड़ा, कि उन्होंने जो बयानात दिए थे, जो उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर किसी और वजह से उन्होंने करनी थी लेकिन मीडिया को भी नहीं पता लगा, उन्होंने आकर कह दिया था कि ये 13 के 13 हल्के जो है ये तो सारी सीटें जो है तरीक इंसाफ जीती है और 50-50 हज़ार की लीड से जीती है और मैं शर्मिंदा हूं, मुझे सजा दी जाए। और उसमें उन्होंने इल्जाम लगा दिया
कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुलव्वस है, उन्होंने इस तरह की बात कर दी। इस पर काजी फैसल से बड़े नाराज हुए, उन्होंने कुछ यूट्यूबर से बात भी की उसके बाद कि जी देखिए ऐसे इल्जाम लगा दिया। उसके बाद कमिश्नर साहब को भी कुछ पता नहीं, रावलपिंडी कमिश्नर कहाँ गए। तो अब देखिए दो के नाम भी खुल गए हैं और इसके लिए भी बड़ा जोर लगाया गया था। आपको पता ही है कि ये जो 8 जजेस हैं ये ना लगाए जा सके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं तो उन्होंने ये जब 8 का फैसला किया कि 8 जजेस हाई कोर्ट के जाएंगे और ये ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे, तो फिर ये खदशा पैदा हो गया इलेक्शन कमीशन को कि ये तो सारा मामला खुल जाएगा, ये तो केसेस तेजी से आगे बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने वही ऑर्डिनेंस वाला मामला कि जनाब खुद इस हुकूमत ने कहा रिटायर्ड जजेस नहीं लग सकते, फिर खुद ही जनाब ऑर्डिनेंस ले आए कि रिटायर्ड जजेस लग सकते हैं। फिर वो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कह दिया कि फौरी तौर पर ये ट्रिब्यूनल्स जो काम शुरू कर दें, और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो वहां भी ये सारा मामला जाएगा। तो ये अब इस्तीफों की कहानी है 3 से ही है, तो फिर कहीं आगे तक चली जाएगी। लेकिन अगर ये इस्तीफे आते हैं और उसके बाद यहाँ ज़मीनी इलेक्शन होते हैं तो होगा वही रिपीट जो हमने 8 फरवरी को देखा है। उसी तरह का धौंस, धमकी, धांधली वो सब वो चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है ये उसके बगैर ठहर ही नहीं सकता। ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो एक मजबूरी के तहत बिठाया गया है, लाया गया है। तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जनाब हम कुछ फ्री एंड फेयर या कानून के मुताबिक कर दें या अदालतें जो है इंसाफ दे दें। इसलिए 6 जजेस के खत आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी के जज का खत भी आपको नजर आ रहा है, इसलिए ये कोशिश हो रही है कि जो जज खड़ा हो जाए उसको कहीं ट्रांसफर कर दें, इसलिए ये कोशिश हो रही है कि आइन में तरमीम कर दें कि जनाब हम जजेस को भी ट्रांसफर कर सकें, जिस तरह हम किसी कांस्टेबल को करते हैं, जिस तरह किसी पटवारी को करते हैं। ये उसी के लिए कोशिशें हो रही हैं। ये सारा मामला कि हम जजेस को जो है वो कोई एक्सटेंशन भी दे दें, ये सारा मामला, क्योंकि ये सिस्टम सारा एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसमें अब जाहिर है हुकूमत में है, ये तासुर भी मौजूद है। उमर दराज, इसी पे जाहिर है अब दोबारा अगर अब ज़मीनी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या सूरत हाल बनेगी? इसके साथ साथ अगर दोबारा होते हैं या वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्या परसेंटेज पर आप कोई फ़र्क देख रहे हैं? और बड़ा अहम सवाल, इसमें बुनियादी सवाल ये भी है कि क्या इतना आसान होगा आप दोबारा से 8 फरवरी को रिपीट करना? हम क्या तवक्को कर रहे हैं कि कोई नया ज़मीनी इलेक्शन होगा तो क्या सिकंदर सुल्तान साहब या जो बाकी मेंबर्स हैं वो तब्दील हो गए हैं, उनका रवैया तब्दील हो गया है, या 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है उनमें से किसी ने माजरत की है, पशेमानी का इजहार किया है, या पाकिस्तान की अदालतों ने उसके ऊपर कोई इस किस्म के फैसले कर दिए हैं? तो मेरा तो नहीं ख्याल ये वही सिस्टम है जो बेनिफिशरी 8 फरवरी के लोग हैं आज वो पावर के अंदर हैं, अब इंतजामिया उनके मातहत है, उनके लिए ये सब करना आसान है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर 8 फरवरी के बहुत सारे सवालात हैं, अदालतों के सामने मामला पेंडिंग है। आज हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि एक नजर सानी की दरखास्त वहां पड़ी हुई है तो बताना पड़ा जनाब नजर सानी की दरखास्त है, और अदालत उससे अवेयर नहीं थी। यानी आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि अब इलेक्शन होगा तो कहेंगे नहीं नहीं हमसे 8 फरवरी को बड़ी गलती होगी जनाब, अब हम आपको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड भी देते हैं, अब फिर इलेक्शंस भी करवाते हैं, माहौल भी अच्छा करवाते हैं। जो ये नहीं होगा जनाब, ये वही लोग हैं कि ये रिपीट टेलीकास्ट होगा। अब शायद उससे ज्यादा बेहतर मैनेज हो जाए। अब इंतजामिया भी मातहत है, अब शायद जो गलतियां उस दिन फॉर्म 45-47 में हमने देख लिया है। अभी ज़मीनी इलेक्शन मुल्तान में हुआ था तो वहां आपने देख लिया कि क्या हुआ है। वो उम्मीदवार भी नहीं अंदर आ सकता, कोई भी अंदर आ सकता, बस अंदर ठप्पे लग रहे हैं। वही मशीनरी है। ठीक है, जाहिर है उसी सूरत हाल में एतजाज उसमें ये कह सकते हैं कि अब वो सिस्टम 8 फरवरी के जो इमैच्योर था मैच्योर हो गया, अब वो तजर्बाकार हो गया, उनको पता है फॉर्म्स के साथ कैसे क्या कुछ करना है और ज़्यादा पावरफुल भी हो गया। अच्छा, इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद बात को यहीं से जोड़ेंगे।